अध्याय 604 सील किया गया क्षेत्र। रोहित वास्तव में निकल चुका था, लेकिन वह जयपुर शहर वापस नहीं लौटा। हालांकि वह चाहता था, लेकिन उसके पास इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य थे। रमन सही था, उसे मारना कठिन होने वाला था, विशेष रूप से तब जब दोनों पक्ष एक दूसरे के बारे में लगभग सब कुछ जानते थे। इसलिए रमन भाग गया। उसने रोहित के साथ लड़ना जारी न रखने का फैसला किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि रोहित एक विशेष स्थिति में था। यदि वे जारी रखते तो उसकी हार निश्चित थी, और यह गहरी जागरूकता असाधारण थी। यदि वह इतना स्पष्टवादी न होता तो रोहित बहुत पहले ही सफल हो गया होता। रमन को मारने और उसे रोकने में असमर्थ होने पर रोहित ने अपने अंतिम उपाय के बारे में सोचा। सुनीता की जिम्मेदारी वाले शहर में एक बार एक अलौकिक घटना घटी थी। ... रोहित ने एक बार कपिल, टैमनी और मिकी के साथ सीजर होटल में प्रवेश किया था। होटल के अंदर एक प्रतिशोधी भूत भटक रहा था। वे लगभग वहीं फंस गए थे और बाहर निकलने में असमर्थ थे, क्योंकि भूत के मारने का तरीका बहुत ही असामान्य था। उसे लोगों को देखने या छूने की जरूरत नहीं थी, वह केवल उनके पदचिह्नों पर पैर रखकर मार सकता था। बेशक वह रोहित की यात्रा का उद्देश्य नहीं था। उसका लक्ष्य एक विशेष वस्तु प्राप्त करना था। ऐसा लग रहा था कि उस भूत के पास एक अजीब अलौकिक वस्तु है, एक पुराना, जंग लगा हुआ चाकू। अगर मैं उस अलौकिक वस्तु को प्राप्त कर सकूं, तो शायद मुझमें पदचिह्नों पर पैर रखकर मारने की भूत की क्षमता आ जाए। लेकिन मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह भूत और वह वस्तु एक ही इकाई हैं, या वे अलग अलग अस्तित्व में हैं। रोहित ने विश्राम नहीं किया। उसके मस्तिष्क में 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का श्राप किसी मृत्यु की घंटी की तरह गूंज रहा था। हालांकि यह श्राप कुछ दिनों तक चल सकता था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आखिरकार इस बारे में बहुत कम डेटा जुटाया गया था और श्राप की अवधि अस्थिर थी। कुछ लोग 3 दिन तक जीवित रह सकते थे, अन्य 5 तक, लेकिन इस बात की भी संभावना थी कि दुर्भाग्यशाली लोग केवल 1 दिन ही टिक पाएं। यहाँ तक कि मुख्यालय भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सका था। हम पहुँच गए। रोहित ने तुरंत यात्रा करने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग किया और 1 मिनट से भी कम समय में अपने गंतव्य पर पहुँच गया। सीजर होटल। यह एक स्थानीय रूप से प्रसिद्ध होटल था, लेकिन अलौकिक घटना के कारण इसे और आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया गया था। यहाँ कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। रात में भी यहाँ गश्त होती थी, ताकि साहसी और संशयवादी लोग रोमांच के लिए चुपके से अंदर न आ जाएं और अनजाने में भूत को मुक्त न कर दें। रोहित ने निरीक्षण करने के लिए कुछ समय लिया। पिछली बार जब वह यहाँ आया था, तब से होटल में कुछ बदलाव हुए थे। दीवारों, खिड़कियों और यहाँ तक कि वेंटिलेशन के कुछ रास्तों को भी पूरी तरह से सीमेंट से सील कर दिया गया था, जिससे कोई जगह बाकी नहीं बची थी। पास में कई इंफ्रारेड अलार्म भी थे, वे जीवित लोगों के साथ साथ मृतकों द्वारा भी सक्रिय हो सकते थे। स्पष्ट रूप से रोहित के जाने के बाद सुनीता ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया था। होटल के भूत के पास घोस्ट डोमेन नहीं है, और होटल पूरी तरह से सील होने के कारण वह लाश अपने आप बाहर नहीं निकल सकती थी। इसलिए इसकी बहुत संभावना है कि वह अभी भी अंदर है, और मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे यहाँ भूत को पूरी तरह से कैद करने में सक्षम होना चाहिए। रोहित ने स्वयं का मूल्यांकन किया और काफी आश्वस्त महसूस किया। जब वह पहली बार अलौकिक घटना को सुझाने के लिए होटल आया था, तब उसका केवल 2 भूतों पर नियंत्रण था। अब वह 3 भूतों को नियंत्रित करता था। उसके पास भूतों को दबाने के लिए 3 स्लॉट थे, 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का अमर श्राप था, और स्थिति के बारे में पर्याप्त जानकारी थी, अन्यथा वह इस स्थान पर अकेले प्रवेश करने का साहस नहीं करता। सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बाद रोहित ने मोटी सीमेंट की दीवारों के पार जाने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग किया और सीधे सीजर होटल में प्रवेश किया। होटल के अंदर रोशनी नहीं थी। पानी और बिजली दोनों बंद होने के कारण यदि वहां लाइटें होती भी तो वे केवल सजावट की वस्तु होती। प्रवेश करते ही रोहित ने सबसे पहले अंधेरा और घुटन महसूस की। इसके अलावा धुंधली हवा में सड़ती हुई लाशों की हल्की दुर्गंध बसी हुई थी, एक ऐसी गंध जो पूरे होटल में फैली हुई लग रही थी। भूत इस होटल में घूम रहा है। रोहित ने नीचे देखा। धूल भरे फर्श पर अलग अलग शेड्स के कई पदचिह्न थे। वे सभी एक ही आकार के थे, संभवतः एक ही व्यक्ति के नहीं, एक ही भूत के। पदचिह्न काले थे। ये रंग शरीर के तरल पदार्थों के सड़ने से बना था, जो भूत के शरीर से रिश्ते थे। होटल के फर्श इन अव्यवस्थित काले पदचिह्नों से ढके हुए थे, और रोहित ने नीची दीवारों पर भी पदचिह्न देखे, जिससे संकेत मिलता था कि भूत ने किसी समय उनके सहारे चलने की कोशिश की थी। लेकिन दीवार पर पदचिह्न 1 मीटर से कुछ अधिक ऊंचाई पर रुक गए थे और आगे नहीं बढ़े थे। हालांकि रोहित ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान एक सावधानी बरती थी। उसने होटल की 5 मंजिलों की सभी टाइलें हटाने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग किया था, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों के सभी पदचिह्न मिट गए थे।
यदि उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके जाने के बाद भूत कुछ समय तक लापरवाही से भटकता रहता और न जाने कितने लोगों को मार डालता। अब भले ही भूत के पदचिह्न होटल में फैले हुए थे, लेकिन उसने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा था। क्योंकि घटना के बाद से किसी ने भी इस जगह पर प्रवेश नहीं किया था, इसलिए भूत के लिए पैर रखने के लिए पदचिह्न ढूंढना असंभव था, जिससे वह अपनी हत्या का पैटर्न सक्रिय नहीं कर सका। फिर भी हत्या के इतने सरल नियम का पता रोहित को अपनी जान जोखिम में डालने के बाद ही चला था। भूत पहली मंजिल पर नहीं है। रोहित सतर्क रहा, क्योंकि होटल में अभी भी ऐसे रहस्य थे जिन्हें वह समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने केवल अस्थायी रूप से पहली मंजिल को घोस्ट डोमेन से कवर किया। पहली मंजिल पर भूत की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के बाद उसने घोस्ट डोमेन को दूसरी मंजिल तक बढ़ाया। तुरंत दूसरी मंजिल पर भी भूत का कोई निशान नहीं मिला, सब कुछ वैसा ही व्यवस्थित था जैसा पहले था, इसमें कोई अंतर नहीं था। घोस्ट डोमेन ने तीसरी मंजिल को कवर किया। इस क्षण रोहित की भौहें सिकुड़ गईं और एक उलझन पैदा हुई। तीसरी मंजिल के एक निजी कमरे में उसे वास्तव में एक लाश मिली। तुरंत रोहित तीसरी मंजिल के उस निजी कमरे में गया। वह गलत नहीं था, वास्तव में कोने में एक लाश दुबकी हुई थी जो मर चुकी थी और जिससे दुर्गंध आ रही थी। ये पिछली अलौकिक घटना से बची हुई लाश नहीं है, बल्कि वह है जिसकी मृत्यु बाद में हुई। मृत्यु का समय 15 दिनों से अधिक नहीं है और भूत द्वारा भी नहीं मारा गया है। लाश पर कटे होने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं। रोहित ने शरीर की स्थिति का एक मोटा मूल्यांकन किया, लेकिन वह हैरान था। सीजर होटल पहले ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, उसने पहले बाहर से इसकी पुष्टि की थी, और घोस्ट डोमेन के कवरेज के तहत रोहित ने पाया कि सीवर तक सील कर दिए गए थे, जिससे दीवारों को तोड़े बिना किसी का प्रवेश करना असंभव था। इसलिए किसी के चुपके से अंदर आने की संभावना बहुत कम थी। शरीर पर कोई सेलफोन नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं। यह एक अज्ञात लाश है। रोहित को शरीर पर कोई जानकारी नहीं मिली, केवल स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि यह एक साधारण महिला की लाश थी, निश्चित रूप से कोई घोस्ट कंट्रोलर नहीं। एक घोस्ट कंट्रोलर की मृत्यु ऐसी नहीं दिखती। हालांकि यह अजीब है, लेकिन इस साधारण महिला के शव पर समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शव में कुछ भी असामान्य न होने की पुष्टि करने के बाद रोहित के घोस्ट डोमेन ने होटल की चौथी मंजिल को कवर करना जारी रखा। चौथी मंजिल की तलाशी लेते समय वह बहुत सावधान था, क्योंकि होटल की चौथी मंजिल पर एक अतिरिक्त रहस्यमयी गलियारा था जिसे उसने एक बार खोजा था। वह रहस्य का एक अज्ञात स्थान था, जहां केवल अतिथि कक्षों जैसे दरवाजे थे और संदेह था कि भूत वहीं से बाहर आया था। इसके अलावा जो बात उसे थका रही थी वह ये थी कि कमरे होटल की शैली में नहीं सजे थे। वे एक पुरानी सराय इन की शैली के समान थे और माना जाता था कि कुछ कमरे खतरनाक थे। रोहित ने पहले कभी किसी भी कमरे में बेतरतीब ढंग से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। वह केवल जानकारी के आधार पर कमरा नंबर 13 और 31 में दाखिल हुआ था। भूत चौथी मंजिल पर नहीं है, न ही 5वीं मंजिल पर। क्या ये पिछली बार की तरह ही उस गलियारे में गायब हो गया है जो होटल के अंदर का हिस्सा नहीं है? अन्य क्षेत्रों में कुछ भी विशेष न होने की पुष्टि करने के बाद रोहित अकेला चौथी मंजिल के उस गलियारे में आया। जमीन पर बिछा एक लाल कालीन आगे के रास्ते में गहराई तक फैला हुआ था। गलियारे के दोनों ओर अलग अलग अतिथि कक्ष थे, जिनमें से प्रत्येक के ऊपर एक कमरा नंबर की प्लेट लटकी हुई थी, जो 1, 2 से शुरू होकर आगे तक जा रही थी। गलियारे का अंत दिखाई नहीं दे रहा था और यह अज्ञात था कि अंदर कितने कमरे थे या ये कहाँ तक फैला हुआ था। रोहित को यकीन था कि अंदर सब कुछ वास्तविक था, न कि घोस्ट डोमेन द्वारा बनाया गया कोई भ्रम। उस भूत को जल्दी ढूंढना होगा। उसने संकोच नहीं किया और दूसरी बार उस कुछ हद तक परिचित गलियारे में कदम रखा। अध्याय 605 गूंजती धुन। यदि वह 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के उस श्राप से ग्रस्त न होता जिससे वह जूझ रहा था, तो रोहित कभी भी अकेले सीजर होटल में जाने का साहस नहीं करता। मौत के मुंह से बाल बाल बच निकलने का वह दुर्स्वप्न अभी भी उसके मानस पटल पर स्पष्ट रूप से अंकित था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि होटल में भटकने वाले भूतों से अभी तक निपटा नहीं गया था। हालांकि रोहित भूत के मारने के पैटर्न को जानता था, फिर भी इस बार उसे कुछ खतरों का सामना करना पड़ रहा था। इस बार वह उस रहस्यमयी वस्तु को वापस लेने आया था जिसका उल्लेख भूत ने किया था। इसका मतलब था कि रोहित को बिना किसी बचाव या पीछे हटने की गुंजाइश के भूत का सामना सीधे तौर पर करना था। लाल कालीन वाले गलियारे में प्रवेश करते ही रोहित के घोस्ट डोमेन को एक निश्चित सीमा का सामना करना पड़ा। वह कमरा नंबर 1 और 2 के अंदर देखने के लिए दीवारों के पार नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था कि वहां की वास्तुकला विशेष थी, जो भूतों की जांच करने वाली नजरों को रोकने में सक्षम थी। घोस्ट डोमेन के बाधित होने की यह घटना रोहित के साथ पहले भी कई बार हो चुकी थी।
इसका सबसे सरल तरीका अपने सामने सोने से पुता हुआ लकड़ी का तख्ता रखना था, जो उसके घोस्ट डोमेन को रोक देता था, चाहे वह कितनी भी परतें क्यों न खोल ले। डॉट डॉट डॉट। उसने पास की दीवार को छुआ। उसकी ठंडक के भीतर एक अंतर्निहित नमी मौजूद थी, और जब वह करीब आया तो उसे दीवारों और फर्नीचर की सड़न भरी गंध महसूस हुई। पिछली बार मैं अन्य मामलों में इतना व्यस्त था कि इस जगह पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। अब मैं जानना चाहता हूं कि यह वास्तव में कहाँ है। ये स्थापत्य शैली और भयानक वातावरण इतने अद्वितीय हैं कि मुझे डर है कि यदि आप देश के सभी होटलों की तलाशी भी लें तो भी आपको इसके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा, उसने विचार किया। गंभीर भाव के साथ रोहित घोस्ट डोमेन के माध्यम से आगे बढ़ा, अपने पीछे कोई पदचिह्न नहीं छोड़े, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आसपास घूम रहे भूत द्वारा उस पर अचानक हमला न हो जाए। दमनकारी और कुछ संकीर्ण ये गलियारा ज्यादातर दीवारों से बना था, जिसमें केवल भूल भुलैया जैसे चौराहे इसे विभाजित कर रहे थे। चारों ओर बहुत कम रोशनी थी और एकमात्र प्रकाश प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर लटके यूरोपीय शैली के लैंप से आ रहा था। वे लैंप पीली रोशनी के साथ धीमे जल रहे थे और दरवाजों के बाहर हर लैंप चालू नहीं था, केवल कुछ ही जल रहे थे, अधिकांश अंधेरे में थे। वह कालीन जिसे पिछली बार पदचिह्न हटाने के लिए नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, अब रहस्यमयी ढंग से ठीक कैसे हो गया। रोहित पहले चौराहे को पार कर कमरा नंबर 13 के दरवाजे पर पहुंचा और कुछ नोट करने के लिए रुका। जिस कालीन को गायब हो जाना चाहिए था उसे अब नए सिरे से बदल दिया गया था, जिससे पिछला गायब हिस्सा भर गया था। क्या ये जगह एक निश्चित समय के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है, या कोई यहाँ सफाई करने आता है? उसने सोचा और दूसरे चौराहे की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ने पर वह कमरा नंबर 31 तक पहुंच जाता, जहां पिछली बार स्मृति बदलने वाले भूत ने दस्तक दी थी, जबकि गहरे लाल कालीन वाले गलियारे दाएं और बाएं फैले हुए थे, जिनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि कमरों के दरवाजों पर लगे लैंपों की मध्यम पीली रोशनी उनके अस्तित्व का प्रमाण दे रही थी। उस भूत के न मिलने पर क्या मुझे और गहराई में जाना चाहिए या यहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए? रोहित ने अपने कदम रोके और विचार करने लगा। यदि वह और गहराई में जाता तो उसे संकोच था, क्योंकि यह अजीबोगरीब चीजों से भरी एक अज्ञात जगह थी, और इसके भीतर छिपे खतरे पिछली बार वाले भूत तक ही सीमित नहीं हो सकते थे। हालांकि इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह मरेगा नहीं, लेकिन उसे इस जगह में खो जाने और फंस जाने का डर था। मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, और अगर मुझे अब भी वह भूत नहीं मिला तो मेरे पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैं निकास द्वार से बहुत दूर नहीं जा सकता। यदि वास्तव में कुछ गलत होता है तो मुझे तुरंत पीछे हटने में सक्षम होना चाहिए। रोहित ने 2 और चौराहों तक आगे बढ़ने का निर्णय लिया और फिर वह तीसरे पर रुक जाएगा। 5 चौराहे उसकी व्यक्तिगत सीमा थे। अपना मन बना लेने के बाद रोहित ने अपनी यात्रा जारी रखने में संकोच नहीं किया। उसे उन गलियारों में भटकने वाली लंबी पुरुष लाश का सामना करने की आशा थी। तीसरे चौराहे के बाद रोहित को सड़न की हल्की दुर्गंध के साथ एक सड़न भरी गंध महसूस हुई, जो संभवतः किसी एक कमरे से रिस रही थी। लेकिन ऐसे वातावरण में वह भी गंध के स्रोत का पता नहीं लगा सका। क्या वह गंध उस समय रह गई थी जब लाश पास से गुजरी थी? उसने मन ही मन अनुमान लगाया, फिर भी कालीन पर कोई काले पदचिह्न नहीं थे। ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि कालीन समय समय पर बदला जाता था, या इसलिए कि उसे साफ कर दिया गया था। अचानक रोहित को एक विचार आया और उसने पास के कमरा नंबर 31 का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। पिछली बार उसे याद था कि उस कमरे में अनगिनत खाल उतरी हुई इंसानी खोपड़ियां और चेहरे थे। हालांकि वह कुछ साथ ले गया था, लेकिन कुछ पीछे छूट गए थे। दरवाजा नहीं खुल रहा। रोहित के चेहरे पर हरकत का एक निशान उभरा। लकड़ी का कुंडा थोड़ा थरथराया, फिर भी दरवाजा खुलने से इनकार कर दिया। उसने उस पर एक नज़र डाली। उसके पास वाला डोर लैंप बंद था, जो संकेत दे रहा था कि कमरा संभवतः खाली था। रोहित ने अपने शरीर से दरवाजा खोलने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन तीव्र शोर और दरवाजे की थरथराहट के बावजूद वह बंद ही रहा। एक समझ से परे जगह। वह और अधिक उलझ गया। उसकी ताकत के साथ एक दरवाजे की तो बात ही छोड़िए, वह एक दीवार को भी चीर सकता था। आखिरकार उसके शरीर में अभी भी हेडलेस घोस्ट शैडो का वास था, और वह अब साधारण नहीं रहा था। जिज्ञासावश रोहित ने केवल दरवाजा तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफल न होने पर उसने और जिद नहीं की। अब किसी दरवाजे से कुश्ती करने का समय नहीं था। कमरा नंबर 31 को पार करते हुए, जहां स्मृति बदलने वाला भूत रुका था, रोहित चौथे चौराहे पर पहुंचा। पिछले चौराहों की तरह ही यहाँ भी नम दीवारें उसके चारों ओर थीं, अंधेरा उसे घेरे हुए था और संकरे रास्ते उसे दबा रहे थे। दरवाजों पर अलग अलग कमरे के नंबरों के अलावा कोई अंतर नहीं था। यदि आप नंबरों को ढक दें तो आप इन प्रवेश द्वारों में से किसी पर भी यह नहीं बता पाएंगे कि आप कहाँ थे।
यही कारण था कि रोहित को डर था कि यदि वह और आगे बढ़ा तो उसके खो जाने का जोखिम बढ़ जाएगा। अभी भी उस भूत का कोई निशान नहीं है। मुझे लगता है कि एक और चौराहे तक चलने से भी कुछ नया हासिल नहीं होगा। क्या मैं इस बार बस बदकिस्मत हूं कि भूत किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है, या क्या मुझे उसे बाहर निकालने के लिए व्हाइट घोस्ट कैंडल जलानी होगी? रोहित के पास अभी भी एक जबरदस्त उपाय बचा था, व्हाइट घोस्ट कैंडल जलाना। लेकिन यह अंतिम उपाय था, क्योंकि एक बार जलने के बाद मोमबत्ती बेहद खतरनाक हो सकती थी, खासकर इस समझ से परे और भयानक जगह में। इसका उपयोग सावधानी से करना था। एक टोन म्यूजिक बॉक्स का श्राप शक्तिशाली था, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं। जैसे ही वह और गहराई में जाने की तैयारी कर रहा था, वह अचानक ठिठक गया और अपनी दाईं ओर एक धुंधले गलियारे की ओर देखने लगा। उसके सामने एक लाल कालीन बिछा था जो उसकी दृष्टि के अंत तक गायब हो रहा था, जहां दरवाजे की एक धुंधली पीली रोशनी रास्ता दिखाती हुई लग रही थी। वहां से कोई आवाज आ रही है। रोहित अब और नहीं हिला। उसे दाईं ओर के रास्ते की गहराइयों से उठती हुई कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह आवाज काफी दूर से आ रही होगी। यदि आसपास के वातावरण में सन्नाटा न होता तो वह उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। ये संगीत का एक टुकड़ा था, जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। रोहित ने अपने मस्तिष्क में गूंजती एक टोन म्यूजिक बॉक्स की श्रापित धुन को एक तरफ हटाने की पूरी कोशिश की, ताकि वह अपनी ओर बहती पियानो की आवाज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से सुन सके। लेकिन जल्द ही उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। पियानो पर बजाया गया संगीत उसके सिर के अंदर गूंज रही एक टोन म्यूजिक बॉक्स की श्रापित धुन से मेल खाता था। ये किस तरह का मजाक है? क्या मैंने गलत सुना? रोहित ने एक अकथनीय सिहरन महसूस की। एक टोन म्यूजिक बॉक्स की धुन यहाँ क्यों गूंजेगी? ये धुन कोई प्रसिद्ध धुन नहीं थी, ये पहले कभी न सुनी गई उपस्थिति थी। तार्किक रूप से कहें तो जिस किसी ने भी एक टोन म्यूजिक बॉक्स की धुन सुनी होगी, उसे अब तक मर जाना चाहिए था, जिससे इस धुन के फैलने की संभावना बहुत कम थी। यदि ऐसा हुआ भी तो वह ऐसी अथाह और डरावनी जगह पर नहीं होगा। चलो इसकी जांच करते हैं। रोहित एक पल के लिए झिझका, फिर तुरंत दिशा बदलकर दाईं ओर के गलियारे की ओर चल दिया। जाने से पहले उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह रास्ता न भटक जाए, जमीन पर सोने की एक गोली गोल्ड बुलेट गिरा दी। घोस्ट डोमेन में होने के कारण वह एक भूतिया आकृति की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी इस उत्सुकता का कारण मृत्यु की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह संभावना थी कि यह स्थिति श्राप से संबंधित थी। यदि वह इसके बारे में कुछ जान सके तो इससे एक टोन म्यूजिक बॉक्स के श्राप को तोड़ने में मदद मिल सकती थी। जल्दी ही वह दरवाजे की एक धुंधली रोशनी के सामने रुक गया। यह एक और कमरा था जो दूसरों के समान ही था, लेकिन इस कमरे से स्पष्ट रूप से पियानो की आवाज आ रही थी। रोहित को अब पूरा यकीन हो गया था, ये वही श्रापित धुन थी। जिज्ञासा के वश में होकर उसने दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश की। इस बार दरवाजा पहले की तरह मजबूती से बंद नहीं था और काफी आसानी से खुल गया। एक चरचराहट के साथ कमरे के अंदर की रोशनी दरार से बाहर चमकने लगी। रोहित ने सतर्क आंखों से अंदर देखा। वह किसी भी भूतिया हमले का सामना करने के लिए तैयार था। उसका मानना था कि वह इतनी देर तक हमले को झेल सकता है जिससे वह तुरंत मारा न जाए। अंदर की सजावट पुरानी थी, स्पष्ट रूप से रिपब्लिकन युग की, फिर भी ये बहुत साफ थी। रोहित का ध्यान इन विवरणों पर नहीं था। उसकी निगाह लिविंग रूम में रखे पियानो पर टिक गई। पियानो के सामने एक व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति का चेहरा दूसरी तरफ था और उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। वह लाल चियोंगसम पहने एक महिला लग रही थी, जिसकी शारीरिक बनावट ऐसी नहीं थी जिसे कोई पुरुष बना सके। इंसान या भूत? रोहित के मन में यह सवाल उभरा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। जेमिनाई सेड, लेकिन इस तरह के विचित्र माहौल में कोई साधारण व्यक्ति भला कैसे दिखाई दे सकता है? वह दूसरी संभावना की ओर अधिक झुक रहा था। हालांकि रोहित को उस चियोंगसम वाली महिला में किसी भूत की उपस्थिति का अनुभव नहीं हुआ। पियानो की चाबियों पर गिरती हुई कोमल भुजाएं पीली और गुलाबी थीं, बिल्कुल एक जीवित व्यक्ति की तरह, जिनमें किसी भी प्रकार का मृत आभास नहीं था। पियानो की धुन अस्त व्यस्त हो रही है। रोहित ने तुरंत ध्यान दिया कि पियानो की लय बिगड़ गई थी, जिससे बजने वाला संगीत उसके दिमाग में गूंज रहे एक टोन म्यूजिक बॉक्स के श्रापित संगीत से भटक रहा था। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि यह सब क्या है। वह हिचकिचाया था और उसने विचार भी किया था। फिर भी रोहित ने कमरे के अंदर कदम रखने का फैसला किया ताकि वह देख सके कि वास्तव में पियानो कौन बजा रहा है। प्रवेश करने से पहले उसने कमरे के सामने लगी डोर प्लेट पर ध्यान दिया। पीतल की डोर प्लेट पर 2 स्पष्ट नंबर खुदे हुए थे। चरर अधखुला दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और शांत भाव के साथ रोहित अंदर दाखिल हुआ। अध्याय 606 टीना। अपना मन बना लेने के बाद रोहित ने अब और संकोच नहीं किया।
भले ही इसका मतलब लाल कालीन वाले गलियारे में और गहराई तक जाना हो, उसे यह पता लगाना ही था कि इस कमरे में वास्तव में क्या हुआ था और 8 टोन म्यूजिक बॉक्स की वह श्रापित धुन यहाँ क्यों बज रही थी। दरवाजे के खुलने की चरचराहट के साथ लाल कोई हस्तक्षेप नहीं, उसकी घोस्ट आइक ने कोई चेतावनी नहीं दी और वह किसी रहस्यमयी हमले का शिकार नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वह चियोंगसम वाली महिला के करीब पहुंचा तो उसे सुगंध की एक हल्की लेकिन स्पष्ट महक आई। वह सुगंध एक महिला के परफ्यूम की थी, सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद रूप से वास्तविक। यह असंभव है। जल्द ही उसने पियानो पर बैठी लाल चियोंगसम वाली महिला को देखा और जैसे ही उसने उसके चेहरे पर नजर डाली, उसकी आंखें आश्चर्य के भाव से सिकुड़ गईं। यह महिला जीवित थी और कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और सुंदर महिला जिसका रंग गोरा था, काले बाल सिर पर बंधे हुए थे और चियोंगसम में लिपटी एक आदर्श शारीरिक बनावट किसी भी युग की एक सुंदरी। हालांकि महिला का चेहरा परेशान लग रहा था। घबराहट, यह उस प्रकार का तनाव था जो अत्यधिक भय और घबराहट के बीच रिसकर बाहर आता है। उसके होंठ कसकर आपस में भिंचे हुए थे, उसका पूरा शरीर कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था, फिर भी वह उस डर और आतंक का सामना कर रही थी और पूरी निष्ठा से पियानो बजाना जारी रखे हुए थी, जैसे ऐसा करने के पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो। रोहित बस उसके बगल में खड़ा रहा, उसे ध्यान से घूरता रहा। उसकी घोस्ट आइक भूतिया आंख ने उस महिला को स्कैन किया, जैसे वह बार बार किसी चीज की पुष्टि कर रहा हो। यहाँ एक सामान्य जीवित व्यक्ति कैसे हो सकता है? बाहर गलियारे में एक भूत भटक रहा है जो किसी के पदचिह्न पर पैर रखते ही अपना घातक पैटर्न सक्रिय करने के लिए तैयार है और सीजर होटल को बहुत पहले ही सील कर दिया गया है। इस वातावरण में किसी का भी जीवित रहना असंभव है। अकेले यहाँ बैठकर पियानो बजाने में रुचि रखना तो दूर की बात है। रोहित अभी भी घोस्ट डोमेन के भीतर ही था। वह उस महिला के पास खड़ा उसे पियानो बजाते हुए देख रहा था, फिर भी उसने रोहित पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। उसके पीछे कमरा नंबर 71 से फिर से पियानो की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन इस बार वह धुन 8 टोन म्यूजिक बॉक्स की नहीं थी। क्या अभी उस कमरे में कोई भूत था? अध्याय 607 समझ से परे खतरा। अभी अभी उस कमरे से बाहर निकलने के बाद, जिसके खाली होने की पुष्टि हो चुकी थी, पियानो की आवाज़ एक बार फिर से गूंजने लगी। इस बार की धुन 8 टोन म्यूजिक बॉक्स से अलग थी। ये संगीत का एक ऐसा टुकड़ा था जिसे रोहित ने पहले कभी नहीं सुना था। पश्चिमी पियानो संगीत से अनभिज्ञ होने के कारण वह इस धुन को पहचान नहीं पा रहा था, फिर भी इसकी अलौकिक गूंज में एक सुकून देने वाली बात थी। ये कुछ हद तक एक विदेशी लोरी ललबाई के समान थी, हालांकि लोरी के मूल ढांचे में थोड़ा बदलाव किया गया था, जिससे एक भयानक और गहरा दमनकारी एहसास हो रहा था। क्या उस पियानो में कुछ खराबी है या वास्तव में कमरे में कोई भूत है? इस क्षण रोहित ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अकथनीय सिहरन महसूस की। वह कुछ ही देर पहले कमरे में दाखिल हुआ था और उसे किसी भी विसंगति का पता नहीं चला था, यहाँ तक कि उसके शरीर के भीतर के भूत ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सब कुछ पूरी तरह से सामान्य लग रहा था। वह अनजाने में ही चलते चलते रुक गया। वह मुड़ा और उसने वापस कमरा नंबर 71 की ओर देखा। लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। एक हल्की सी जगह बाकी थी जिससे धुंधली पीली रोशनी की एक धारा बाहर आ रही थी, साथ ही उस डरावनी लोरी की धुन भी जो अन्यथा शांत वातावरण में गूंज रही थी। टीना नाम की महिला और आहनान नाम का पुरुष केवल इसलिए जल्दी में बाहर नहीं निकले क्योंकि वे मुझसे डर गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि कमरे में एक भूत है। मेरी अचानक उपस्थिति ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं ही वह भूत हूँ, और जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि मैं केवल एक अप्रत्याशित उलझन था और असली भूत अभी भी अंदर ही था। रोहित की नज़र थोड़ी घूमी और फिर उसने आगे के अंधेरे गलियारे की ओर देखा। वे दोनों लोग पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे और चौराहों को पार कर चुके थे। अपनी भूतिया दृष्टि घोस्टली साइट के बावजूद वह अब उनकी आकृतियों को नहीं देख पा रहा था। तो जब उन्हें होश आया तो उन्होंने निकास के बारे में और पूछने की जहमत भी नहीं उठाई, क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने जल्द ही वह कमरा नहीं छोड़ा तो वे भूत के हाथों मारे जा सकते हैं। जब जीवन दांव पर हो तो और कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अगर वे जानते थे कि कमरे में एक भूत है तो वे यहाँ पियानो बजाने क्यों आए? उन दोनों की प्रतिक्रियाएं और अनुकूलन क्षमता प्रथम श्रेणी की हैं। उनमें घोस्ट एनवॉय बनने की क्षमता है। यह असंभव है कि ऐसे लोग बिना किसी कारण के मौत को बुलावा देने इस कमरे में आएं, जब तक कि यहाँ आने की उनकी कोई बड़ी मजबूरी न हो। ये विचार रोहित के मन में चल रहे थे। उसके बाद वह दरवाजे पर रुका रहा, और हालांकि दरवाजा एक हल्के झटके से आसानी से खोला जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना।
पहले के विपरीत अब उसे यकीन था कि अंदर एक अज्ञात भूत था। दोबारा प्रवेश करना जिज्ञासा नहीं बल्कि मौत को बुलावा देना होता। इसके अतिरिक्त एक टोन म्यूजिक बॉक्स से जुड़ा सुराग इस कमरे में नहीं बल्कि टीना नाम की उस चियोंगसम वाली महिला के पास था। इस समय उसकी इस भयानक जगह में और गहराई तक जाने की कोई इच्छा नहीं थी और न ही वह उन दो लोगों का और पीछा करना चाहता था। जैसे जैसे रोहित धीरे धीरे दूर जाने लगा, उसकी घोस्ट आई ने उस आधे खुले दरवाजे पर सतर्कता और सावधानी के साथ नजर रखी। क्या होगा यदि अंदर का भूत अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए, या शायद वह दरवाजे के ठीक पीछे छिपा हो, हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा हो। वह अपनी सावधानी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। रोहित के कुछ दूर जाने के बाद भी कमरा नंबर 71 शांत रहा। पियानो की वह डरावनी लोरी गूंजती रही, जिसकी आवाज़ उस धुंधले और शांत वातावरण में बह रही थी, जिससे डर का माहौल और बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही वह वापस चौराहे पर पहुंचा, धमाका, एक जोरदार आवाज़ हुई और कमरे का लकड़ी का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और अंदर से आ रहा पियानो का संगीत एकाएक थम गया। क्षण भर में एक हड्डियों को कंपा देने वाली रूहानी ठंड ने रोहित को घेर लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना अभी और इसी वक्त ओझल हो जाएगी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और वह लगभग 10 सेकंड तक वहीं जड़ होकर खड़ा रहा, जब तक कि एक और भयानक धुन ने उसके दिमाग को वापस नहीं खींच लिया। क्या मजाक है, मैं अभी मरने वाला था। रोहित अपनी सुध बुद्ध में वापस आया, फिर लड़खड़ाया और सहज रूप से बगल की दीवार का सहारा लिया। वह थोड़ा सहम गया था। क्या उस कमरे में पियानो की आवाज़ कोई और भयानक श्राप थी? जैसे ही पियानो रुका, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी चेतना खोने वाला हूं और तुरंत मर जाऊंगा। क्या एक टोन म्यूजिक बॉक्स के श्राप ने ही मुझे बचाया? अनजाने में ही वह मौत के किनारे से छूकर लौटा था। उस समय रोहित को एहसास हुआ कि वह अनजाने में किसी भयानक चीज के संपर्क में आ गया था। यदि उसके दिमाग में एक टोन म्यूजिक बॉक्स का वह श्राप मौजूद न होता तो उसके अधीन 3 भूत होने के बावजूद वह उसी क्षण मारा जाता और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह एक निश्चित मृत्यु थी जो उसके द्वारा पहले सामना किए गए क्राइंग टूम घोस्ट से कहीं अधिक घातक थी। और रोहित पहले ही अवसर पर उस कमरे से निकल आया था। यदि वह अभी भी अंदर होता तो उसे संदेह था कि क्या एक टोन म्यूजिक बॉक्स का श्राप ऐसी अलौकिक शक्तियों का सामना कर पाता। ये जगह बहुत खतरनाक है। उस भूथा बस हॉन्टेड बस वाली मेरी पिछली मुठभेड़ से भी कहीं अधिक भयावह है। तब कम से कम वह बस स्वयं में एक सुरक्षित स्थान थी, लेकिन यहाँ दरवाजे के बाहर वह पदचिह्न छोड़ने वाला भूत छिपा है, जबकि अंदर एक अज्ञात अलौकिक सत्ता छिपी है। यहाँ लापरवाही से आना, एक गलत कदम का अर्थ मृत्यु हो सकता है। जेमिनाई सेड। इस समय रोहित को कुछ हद तक राहत भी महसूस हुई। वह अपनी उस अज्ञानता और निडरता के लिए आभारी था जब उसने यहाँ कदम रखा था, और होटल में जलाई गई व्हाइट घोस्ट कैंडल को तुरंत बुझा देने के लिए भी। वह उस समय की अपनी सतर्कता के लिए भी शुक्रगुजार था, क्योंकि उसने केवल कमरा नंबर 13 और 31 में ही प्रवेश किया था जहां स्मृति बदलने वाला भूत गया था। यदि वह अधिक जिज्ञासु होता और गहराई में जाने का साहस करता या किसी अन्य कमरे में घुस जाता तो बिना किसी संदेह के उसका अंत निश्चित था और बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। बेचैनी की भावना के साथ रोहित ने तुरंत उसी रास्ते से वापस जाना शुरू कर दिया जहां से वह आया था। वह इस शापित जगह में और अधिक गहराई तक नहीं जाना चाहता था और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि वे 2 जीवित लोग वहां कैसे और क्यों दिखाई दिए। अपने कार्यों को पूरा करने से पहले वह वहां मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। इस बार के अकल्पनीय अजीब श्राप को एक टोन म्यूजिक बॉक्स ने रोक लिया था, लेकिन क्या होगा यदि अगली बार यह बॉक्स उसे न रोक पाए? जब वह चौथे चौराहे पर पहुंचा तो रोहित की गति थोड़ी धीमी हो गई। उसे सड़न की तीव्र दुर्गंध आई। ये बहुत तेज थी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और वह अपनी धीमी आवाज में खुद को कोसने से नहीं रोक सका। और आगे मौजूद वह लंबी सड़ती हुई लाश धीरे से पीछे मुड़ी और अपने कड़े और भारी कदमों के साथ गहरे गलियारे में चलना जारी रखा। उसने जमीन पर खून से लथपथ पड़े रोहित की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अध्याय 608 परछाई की पहचान। रोहित कमर से कटकर 2 हिस्सों में बढ़ गया था और बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिर पड़ा था। उसका खून हर तरफ बह रहा था। इस क्षण उसका शरीर तेजी से ठंडा हो रहा था और उसकी दिल की धड़कन धीरे धीरे रुक रही थी। इतनी गंभीर क्षति होने के बाद उसका शरीर फिर से तेजी से मर रहा था, लेकिन रोहित की चेतना अभी भी बनी हुई थी। वह एक समझ से परे तरीके से जीवित था और फायरवुड नाइफ के उस अजीब वार से नहीं मरा था। यकीनन कपिल की भविष्यवाणी सही थी। अगर मैं बिना सोचे समझे इस भूत के करीब गया होता तो मैं वहीं मारा जाता, वह बड़बड़ाया। रोहित का बचा हुआ ऊपरी आधा हिस्सा संघर्ष कर रहा था,
उसने अपना सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां वह लंबी पुरुष लाश जा रही थी। उसके चेहरे के भाव अनिश्चितता से बदल रहे थे। आखिर अभी वह हमला क्या था? क्या इस भूत को छूना मना है, या ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत करीब आ गया था? डॉट डॉट डॉट। एक सेकंड रुको, उस भूत की पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? रोहित ने देखा कि वह लंबी पुरुष लाश दूर जा रही थी, धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो रही थी और अपने पीछे एक मानवीय आकृतित सिलोएट छोड़ रही थी। वह आकृति एक परछाई जैसी लग रही थी, उससे भी बढ़कर वह हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाली भूतिया परछाई जैसी दिख रही थी। नहीं, ये केवल समान नहीं था। हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाली भूतिया परछाई की आकृति उस लंबी पुरुष लाश की आकृति के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाती थी। एकमात्र अंतर यह था कि हेडलेस घोस्ट शैडो के पास सिर नहीं था, जबकि उस सड़ती हुई लंबी पुरुष लाश के पास सिर था। इस बात की बहुत संभावना है कि हेडलेस घोस्ट शैडो इसी भूत की परछाई है। पीछे की आकृति बिल्कुल वैसी ही है। इस भूत के हाथ में मौजूद फायरवुड नाइफ से ही शायद भूतिया परछाई का सिर काट दिया गया था। रोहित की आंखें चमक उठीं और उसने अनुमान लगाया, तो क्या भूत ने अपनी ही परछाई को अलग कर दिया था? ये लगभग अविश्वसनीय लग रहा था। क्या कोई भूत, जिसने अपनी पहेली पजल पूरी कर ली हो, अपने ही हिस्सों को बिखेर देगा? वह सड़ता हुआ शरीर, हेडलेस घोस्ट शैडो और घोस्ट शैडो फिगर 3 भागों में विभाजित थे। तो अगर मेरा अनुमान सही है, तो अंतिम घोस्ट शैडो फिगर कहाँ होगा? क्या वह पहले की तरह जयपुर शहर के फ्यूरिन मॉल में ही है? लेकिन जब मैंने पिछली बार हेडलेस घोस्ट शैडो को पकड़ा था, तब मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। या क्या मैंने अनजाने में इसे छोड़ दिया क्योंकि मैं पर्याप्त सावधान नहीं था? रोहित को लगा कि इस बात की अधिक संभावना है कि उससे कुछ छूट गया है। बेशक एक और संभावना भी थी कि भूतिया परछाई का सिर वहां नहीं, बल्कि इस दुनिया में किसी दूसरी जगह पर हो। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं लगता। भले ही भूतिया परछाई इसी भूत की परछाई हो, लेकिन वह पहले ही बिखर चुकी है और अब नियंत्रण मेरे पास है, और मैं पहेली का ये हिस्सा उस भूत को नहीं सौंपूंगा। रोहित के ऊपरी शरीर की भूतिया परछाई धीरे धीरे फैलने लगी और निचले आधे हिस्से की परछाई से जुड़कर खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगी। हालांकि जल्द ही उसके माथे पर बल पड़ गए। भले ही ऊपरी और निचली भूतिया परछाई एक दूसरे से जुड़ रही थीं, लेकिन इसकी गति उसकी उम्मीद से बहुत धीमी थी। इस दर से पिछली स्थिति में लौटने में कई घंटे लग सकते थे। क्या एक खंडित भूत जल्दी ठीक नहीं हो सकता? ऐसा लगता है कि न केवल भूतिया परछाई, बल्कि मेरे घोस्ट डोमेन में भी दरारें आ गई हैं। रोहित ने अपने 3 परतों वाले घोस्ट डोमेन की ओर ऊपर देखा। एक बड़ा अंतराल दिखाई दे रहा था, जिसे थोड़े समय में ठीक नहीं किया जा सकता था। उसकी घोस्ट आई की दृष्टि में एक ब्लाइंड स्पॉट जैसा लग रहा था, और वह क्षेत्र अस्पष्ट था। ये वास्तव में एक भयानक और विचित्र वस्तु है। रोहित ने घोस्ट डोमेन के भीतर अपने शरीर को संचालित किया, कटे हुए दोनों हिस्सों को एक साथ मिलाया और फिर उन्हें ऊपरी शरीर की भूतिया परछाई से जोड़ दिया। तुरंत उसका शरीर सामान्य स्थिति में आ गया, लेकिन उसे अपने पैरों में कोई संवेदना महसूस नहीं हुई और वह चल नहीं पा रहा था। भूतिया परछाई का अंतराल अभी भरा नहीं था और वह अपने पैरों को हिलाने के लिए निचले शरीर की परछाई को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका अपना शरीर पहले ही मर चुका था और हिलने डुलने में असमर्थ था। इससे पहले वह केवल इसलिए चल पा रहा था क्योंकि हेडलेस घोस्ट शैडो उसे संचालित कर रही थी, न कि इसलिए कि उसकी लाश वास्तव में खुद चल सकती थी। जयपुर शहर की ताबूत की कीलें, कॉफन नेल्स, रमन की भूतिया कैंची, गोस्ट सिजर्स और यहाँ का यह अजीब लकड़ी काटने वाला चाकू, फायरवुड नाइफ, इस तरह की अलौकिक वस्तुएं बहुत ही विशेष हैं। अगर मैं इस बारे से अपने साथ नहीं ले जा सका, तो मैं उन फर्श की टाइलों को उखाड़ने पर भी विचार कर सकता हूं जिन पर रमन चला था, और उन्हें यहाँ इस भूत के लिए छोड़ सकता हूं ताकि वह उन बचे हुए पदचिह्नों पर पैर रख सके। एक ही बार में अपने पैरों के बेकार हो जाने से रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह अभी भी घोस्ट डोमेन का उपयोग करके हिल डुल सकता था। लेकिन करीब से विचार करने पर उसने इस योजना को त्याग दिया, क्योंकि इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक थी। ये जगह इतनी विशाल है, भले ही हम रमन के पदचिह्न यहाँ ले आएं, लेकिन वह भूत उन पर कब तक इतनी अच्छी तरह से चलेगा कि वह उन पर पैर रख दे? यदि भाग्य ने साथ दिया, तो शायद कई वर्षों में भी ऐसा न हो। रोहित इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था। अन्य तरीकों को आजमाना जारी रखना होगा। जब तक 8 टोन म्यूजिक बॉक्स का श्राप अभी भी प्रभावी है, मैं इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता। यदि मैं यह मौका चूक गया, तो बाद में इस भूत का सामना करना असंभव होगा। उस तरह का हमला शायद किसी भी घोस्ट मास्टर के लिए असहनीय होगा। अंदरूनी धूसर सफ़ेद मोटे कपड़े पर एक मानवीय आकृति की छाप थी। वह
कॉप्स रैपिंग क्लॉथ शव लपेटने वाले कपड़े पर धुंधले चेहरे और शरीर के निशान भी देख सकता था, जिससे ये साबित होता था कि किसी समय इसने किसी शरीर या किसी भूत को लपेटा था। कपड़ा क्षतिग्रस्त नहीं था, जिससे संकेत मिलता था कि एक भूत को कभी इसके द्वारा कसकर दबा दिया गया था, लेकिन किसी कारण से वह भूत भाग निकला और पीछे केवल खाली कॉप्स रैपिंग क्लॉथ छोड़ गया। अध्याय 609 लिपटा हुआ और स्थिर। हालांकि रोहित ने पहले कभी कॉप्स रैपिंग क्लॉथ शव लपेटने वाले कपड़े का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसे विश्वास था कि यह उसे निराश नहीं करेगा, क्योंकि यह मुख्यालय द्वारा एकत्रित की गई एक अलौकिक वस्तु थी। तो मुझे इस भूत को कैसे लपेटना चाहिए? रोहित ने उतावलेपन में कॉप्स रैपिंग क्लॉथ को नहीं छुआ, इसके बजाय उसने उसे बाहर निकालने से पहले दस्ताने पहने। वे दस्ताने सोने के बने थे जो अलौकिक प्रभावों को अलग करने में सक्षम थे। वह निश्चित रूप से बिना किसी सावधानी के सीधे उस कपड़े को नहीं छूना चाहता था। क्या होगा यदि वह अचानक हमला कर दे और उसे ही लपेट ले? कोई विसंगति नहीं है। हल्के कॉप्स रैपिंग क्लॉथ को पकड़े हुए रोहित के साथ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया। यदि वह दस्ताने पहनकर सीधे भूत के हाथ से वह भयानक फायरवुड नाइफ छीन ले तो क्या वह हमले से बच सकता है? ये सुनने में जल्दबाजी भरा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काम कर सकता है। आखिरकार इसकी पूरी संभावना थी। इसे रहने दो। क्या होगा अगर वह लाश और वह भयानक चाकू दो अलग अलग भूत हों? अगर मैंने चाकू ले लिया और कोई संतुलन टूट गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। सुरक्षित रहना ही बेहतर है। मैं पहले शरीर को लपेट दूंगा और फिर दस्ताने पहने हुए ही चाकू ले लूंगा। सिद्धांत तो वही है। रोहित ने तुरंत कुछ अपरिपक्व विचारों को खारिज कर दिया। हालांकि उसके पास एक टोन म्यूजिक बॉक्स का श्राप था जो कुछ गलतियों की गुंजाइश देता था, लेकिन वह यह आश्वासन नहीं दे सकता था कि वह हर गलती के बाद जीवित ही बचेगा। अपने विचारों को स्पष्ट करने के बाद रोहित ने बिना किसी संकोच के कार्रवाई की। वह कॉप्स रैपिंग क्लॉथ लेकर शरीर के पास पहुंचा। इस बार और भी साहसी होते हुए वह उस लंबी सड़ती हुई लाश के पीछे 1 मीटर के दायरे में आ गया। सड़न की दुर्गंध उससे टकराई, जिससे रोहित को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। लाश अभी भी कड़े और भारी कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। रोहित की निकटता पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसे सीधे छुआ नहीं जा सकता। चाहे मैं इसे व्यक्तिगत रूप से छूऊं या मेरे अंदर का भूत, यह इसके मारने के नियम को सक्रिय कर देगा। जैसे कि जब मैंने पहले जांच करने के लिए घोस्ट हैंड का उपयोग किया था, इसीलिए मैं भूत को अपने घोस्ट डोमेन से ढक भी नहीं सकता, अन्यथा मुझ पर फिर से हमला होने की संभावना है। रोहित की नज़र सूक्ष्म रूप से बदली क्योंकि अधिक जानकारी की पुष्टि हो गई थी। अफसोस की बात है कि यह जगह बाहर नहीं है, अन्यथा मैं होटल में एक गड्ढा खोदकर जाल जैसा कुछ बना सकता था। हालांकि उसने इस भूत से जुड़ी सभी परिस्थितियों का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन उसके कई संपर्कों ने उसे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचाया था। इस क्षण उसने कार्रवाई की। रोहित ने अपने हाथों में कॉप्स रैपिंग क्लॉथ को खोला और उसे लंबी सड़ती हुई लाश के सिर पर गिरने दिया, जिसका इरादा पहले भूत को प्रतिबंधित करना था। जैसे ही कॉप्स रैपिंग क्लॉथ फैला, उस पर छपी धुंधली मानवीय आकृति और भी स्पष्ट होती दिखाई दी। कपड़े के हिलने के साथ वह स्पष्ट चेहरा विकृत हो गया, कभी एक विचित्र मुस्कान दिखाता, कभी दर्दनाक विलाप, और यदि आप ध्यान से देखें तो वह एक दुखद रुदन में बदल गया। यही नहीं, हाथ, पैर और शरीर की स्थितियां भी मुड़ गईं। इस क्षण कॉप्स रैपिंग क्लॉथ सीधा खड़ा होता प्रतीत हुआ, जैसे कि उस पर किसी क्रूर भूत का साया हो, जिससे एक समझ से परे और डरावनी विचित्रता उत्पन्न हो रही थी। रोहित को अकथनीय रूप से घबराहट महसूस हुई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कपड़े पर छपी वह धुंधली आकृति अपनी बाहें खोल रही है और सामने मौजूद उस लंबी सड़ती हुई लाश को गले लगाने की कोशिश कर रही है। इस चीज में लिपटे होने का मतलब है किसी क्रूर भूत द्वारा कसकर जकड़ लिया जाना। वह सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया, थोड़ी दूरी बना ली, इस डर से कि कहीं वह गलती से इसे छू न ले। अब वह समझ गया था कि यह स्वयं कॉप्स रैपिंग क्लॉथ नहीं था जो भयानक था, बल्कि वह छपी हुई मानवीय आकृति थी, जिसके एक अज्ञात क्रूर भूत होने का संदेह था। तो कॉप्स रैपिंग क्लॉथ अन्य भूतों को इसलिए प्रतिबंधित कर सकता है क्योंकि वह चीज खुद एक भूत है। जल्द ही हवा में फैला हुआ वह कपड़ा नीचे गिरा और सामने मौजूद सड़ती हुई लाश को ढक लिया। जैसे ही कपड़े ने लाश को छुआ, एक भयानक बात हुई। लाश को ढकने वाला कपड़ा फूलने लगा, जहां उभार ने एक बहुत ही स्पष्ट मानवीय रूप ले लिया। ये कपड़े का वह भयंकर भूत था जो कपड़े के भीतर से निकल रहा था और अब इस लंबी सड़ती हुई देह पर लगातार रेंग रहा था। जहां जहां से कपड़े के भीतर का भूत गुजरता, कपड़े की पट्टियां भी उसी का अनुसरण करती और उसे इस तरह ढक लेती जैसे वे खुद ब खुद उसे लपेट रही हों। रफ्तार थोड़ी धीमी है,
कपड़े में ढकी वह लंबी सड़ती हुई लाश अभी भी चल रही थी। कपड़े के भूत के कारण वह रुकी नहीं थी। क्या ये तुरंत लाश की गतिविधियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता? भाग्यशाली हूं कि भूत धीरे चलता है और उसके पास घोस्ट डोमेन नहीं है, अन्यथा वह अब तक भाग चुका होता। रोहित ने पीछे से देखते हुए ये समझ विकसित की। कॉप्स रैपिंग क्लॉथ का प्रतिबंध तभी प्रभावी होता है जब लपेटने की प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अन्यथा यह अप्रभावी रहता है। इस बीच घोस्ट हंटर को पीछे पीछे चलना और इंतजार करना पड़ता था। यदि इस भूत के मारने के पैटर्न का पता न चला होता तो किसी अन्य अज्ञात स्तर के भूत के साथ ऐसा करना और उसके पीछे चलना मौत को दावत देने जैसा होता। हालांकि सौभाग्य से मुझ पर दोबारा हमला नहीं हुआ है। रोहित ने अब स्वयं भूत को नहीं छुआ था, जिससे पहले जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति से बचाव हो गया। उसे बस थोड़ा इंतजार करना था और वह सफलतापूर्वक भूत को काबू में कर लेगा। इस विचार के साथ उसने अस्थायी रूप से राहत की सांस ली। पीछा जारी रहा। लाश आगे बढ़ती रही, भले ही धीरे धीरे, लेकिन वह बिना रुके उस कमरे की ओर पहुंच रही थी जिसका दरवाजा खुला था। रोहित का दिल धीरे धीरे बैठने लगा, क्योंकि उसने अभी जो स्थिति देखी थी उससे वह अनुमान लगा सकता था कि यहाँ के कमरों में संभवतः भूत रहते थे, और केवल एक ही नहीं। अब जबकि आगे वाले कमरे का दरवाजा खुला था तो जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही होने की संभावना थी। कमरे का भूत बाहर आ गया था। इतना दुर्भाग्य नहीं हो सकता। रोहित का दिल घबराहट से भरा था, फिर भी इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। प्रतिबंध सफल होने ही वाला था, और यदि वह एक खुले दरवाजे के कारण अभी रुक जाता तो पूरे ऑपरेशन को पूर्ण विफलता माना जाता। भले ही वह आगे गलियारे में छिपे खतरे से अवगत था, फिर भी उसे खुद को मजबूत करना था और पीछे चलना था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कमरे का भूत हमारे सामने वाली ये लाश ही हो? शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, रोहित ने खुद को सांत्वना देने के लिए अनुमान लगाया। लेकिन जल्द ही उसे पुष्टि हो गई कि उसका अनुमान गलत था, क्योंकि रोहित ने आगे वाले कमरे के कुंडे पर कई लाल निशान देखे जो खून से सनी उंगलियों द्वारा छोड़े गए थे, और खून ताज़ा था। ये संभवतः उसके सामने वाली सड़ती लाश का नहीं हो सकता था, क्योंकि वह शरीर बहुत अधिक सड़ चुका था और उसमें कोई ताज़ा खून नहीं था, केवल शरीर का तरल कॉर्प्स फ्लूइड था। तो वास्तव में अन्य भूत भी हैं जिन्होंने दरवाजा खोला है, और यह भी संभव है कि वे अब तक कमरे से बाहर निकल चुके हों। उसका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने धीरे से अपने हाथों के दस्ताने उतार दिए, जिससे उसका अपना पीला बर्फ जैसा ठंडा घोस्ट हैंड दिखाई देने लगा। यदि उसे निशाना बनाया गया तो वह तुरंत जवाबी हमला करेगा। आगे बढ़ना जारी रहा। रोहित की निगाहें उस कमरे पर टिकी थीं, और उसके घोस्ट डोमेन ने लगभग उसे ढक लिया था, जिससे डोरप्लेट पर नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। कमरा नंबर 82। इस डोरप्लेट नंबर के दिखने का मतलब था कि वह सड़ती हुई लाश का पीछा करते हुए पिछले कमरे से भी अधिक गहराई वाले स्थान पर पहुंच गया था। दोनों दीवारों पर एक के बाद एक खून से सने हाथों के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, जैसे कोई भयावह भूत उन पर रेंग रहा हो और अपने पीछे ये विचित्र निशान छोड़ रहा हो। सिकुड़ी हुई आंखों के साथ रोहित, जो लाश के साथ था, अब खुद को एक बड़ी दुविधा में पा रहा था। जेमिनाई सेड, अध्याय 610 मध्यम रोशनी। गलियारे की दोनों तरफ की दीवारों को ढके हुए खून से सने घने हाथों के निशानों को देखते हुए लाश को थामे रोहित झिझक गया। क्या कमरा नंबर 82 का भूत बाहर आ रहा है? क्या यह मेरी वजह से है, या वह भूत बस यूं ही बाहर भटक रहा है? उसने पीछे हटने और लगातार दिखाई दे रहे खून से सने हाथों के निशानों से अस्थायी रूप से बचने पर विचार किया, लेकिन रोहित को यह चिंता भी थी कि और गहराई में जाने से अज्ञात खतरे पैदा हो सकते हैं। इसलिए उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपने निर्णय पर विचार किया। जल्द ही अपने कंधों पर लाश को लादे हुए रोहित ने खुद को सख्त करने और उन करीब आते खून से सने हाथों के निशानों की ओर बढ़ने का फैसला किया। पीछे हटना निरर्थक था, इससे केवल समय बर्बाद होता। इसके अलावा सीधे सामने जाने से शायद हमला न हो। यदि वह कोई दूसरा रास्ता चुनता तो वह रास्ता भटक सकता था, या खून से सने हाथों के निशानों से भी बदतर खतरों का सामना कर सकता था। ... मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि यह चीज़ वास्तव में मुझे मार सकती है। रोहित तेजी से चला और कमरा नंबर 82 के संभावित भूत के डर के बिना खूनी हाथों के निशानों से पुते उस रास्ते को पार करने का प्रयास किया। पुराने रोहित के लिए ऐसी लापरवाही असंभव होती, लेकिन 8 टोन म्यूजिक बॉक्स के श्राप ने उसे साहस और निर्भीकता दी थी, जिससे वह अपनी जान गंवाए बिना इस दौरान कई गलतियां कर सकता था। जैसे ही रोहित ने वापस मुड़ना शुरू किया, वह तुरंत दीवार पर बने उन भयानक खूनी हाथों के निशानों के पास से गुजरा। आसपास का वातावरण निर्विवाद रूप से गलत महसूस हो रहा था। हालांकि वह वास्तविक भूत को नहीं देख पा रहा था, लेकिन रोहित महसूस कर सकता था कि गलियारा पहले की तुलना में अधिक ठंडा होता जा रहा है।
उसका पूरा शरीर एक अकथनीय आतंक की चपेट में था। ऐसा लग रहा था जैसे कई अस्पष्ट और विचित्र आंखें उसे देख रही हों, और फिर भी उसने किसी भूत की निगाहों के नीचे से अपना रास्ता बनाया। रोहित की घोस्ट आई बिना वजह यहाँ वहाँ नहीं भटकी, क्योंकि उसे डर था कि वह कुछ ऐसा देख लेगा जो उसे नहीं देखना चाहिए, जिससे वह प्रभावित हो सकता था। चूंकि उसने अपने मूल रास्ते पर वापस लौटने का फैसला कर लिया था, इसलिए विचार करने के लिए और कुछ नहीं था। जल्द ही वह फिर से कमरा नंबर 82 के दरवाजे के पास से गुजरा। क्या इसे निकाला नहीं जा सकता? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे महसूस हुआ कि इस चीज पर केवल शारीरिक बल काम नहीं करेगा। आखिरकार यह एक अलौकिक वस्तु थी और उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। शायद घोस्ट हैंड काम कर जाए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझ पर फिर से हमला होगा या नहीं। उसने अपनी दूसरी पीली और जकड़ी हुई हथेली पर नजर डाली। हालांकि उसे पिछली घटना के दोहराव का डर था, लेकिन रोहित को फायरवुड नाइफ लेना ही था और अब इसे आजमाने का समय आ गया था। बिना किसी देरी के रोहित ने अपने दूसरे हाथ यानी घोस्ट हैंड का उपयोग सीधे उस भयानक फायरवुड नाइफ को छूने के लिए किया। अगले ही पल कॉप्स रैपिंग क्लॉथ में लिपटी वह लंबी पुरुष लाश हिंसक रूप से छटपटाने लगी, जैसे कि रोहित के स्पर्श ने भूत के उस जानलेवा नियम को सक्रिय कर दिया हो जो उस पर फिर से हमला करना चाहता था। लेकिन कॉप्स रैपिंग क्लॉथ के प्रतिबंध के कारण भूत हिल नहीं सका, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया इतनी हिंसक थी। झंझनाहट। उसी क्षण वह भयानक फायरवुड नाइफ अप्रत्याशित रूप से लाश के हाथ से अलग होकर जमीन पर गिर गया, जबकि रोहित ने उसे खींचने के लिए कोई बल भी नहीं लगाया था। निकल गया। गंभीर भाव के साथ रोहित एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर भी उसने अपना घोस्ट हैंड बढ़ाकर फायरवुड नाइफ को उठाया और उसके हैंडल को कसकर पकड़ लिया। उस क्षण उस लंबी पुरुष लाश के हाथ में मौजूद जंग लगे फायरवुड नाइफ का अब नया मालिक मिल गया था। वह हिंसक रूप से छटपटाता हुआ शरीर भी उसी पल शांत हो गया और अब हिलना डुलना बंद कर दिया। मुझे कुछ विशेष महसूस नहीं हो रहा है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। रोहित ने एक पल के लिए महसूस किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसका उपयोग नहीं किया है, इसलिए फायरवुड नाइफ की विचित्रता प्रकट नहीं हुई है? अगर ऐसा है तो मुझे कोशिश करनी होगी पदचिह्नों पर पैर रखने की। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। पदचिह्नों पर पैर रखना मारने का एक नियम है, आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं उस नियम को अनदेखा कर सकता हूं, इसलिए पदचिह्नों पर पैर रखना केवल एक माध्यम होना चाहिए। यदि यह एक माध्यम है तो पदचिह्नों पर पैर रखना आवश्यक नहीं है। रोहित ने अपने बगल की दीवार पर बने खून से सने हाथ के निशान को देखा। उसके भाव बदल गए। उसने एक प्रयास किया, अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए। धमाका। कमरा नंबर 82 का दरवाजा, जो पूरी तरह खुला था, उसी क्षण जोर से बंद हो गया और दरवाजे के पास की रोशनी कई बार झिलमिलाई। बल्ब मध्यम पड़ गया, जैसे कि वह बस बुझने ही वाला हो।